निश्चय एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जीलैंडिया शब्द का उल्लेख कभी-कभी मीडिया में किया जाता है किस संदर्भ में? ए. पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली गुफा प्रणाली। बी. भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक अवधि। सी. आठवां महाद्वीप। डी. प्रारंभिक भारतीय के एक प्रकार के जीवाश्म। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि जीलैंडिया महाद्वीप के आकार और विस्तार का विस्तृत मानचित्रण कर लिया गया है। जीलैंडिया क्या है? वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट महासागरीय सतह के नीचे एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की थी, जिसका अधिकांश भाग लगभग 94% भाग महासागरीय सतह के नीचे है, जलमग्न है। ये कुछ जीलैंडिया के बारे में फैक्ट लिखे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 मिलियन वर्ग मील है। केवल 6% भाग ही समुद्र से ऊपर है, जिसमें न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया द्वीप शामिल हैं। जो भाग इसका जल के ऊपर आता है उसमें बाकी 94% भाग इसका जलमग्न है। और ये जो मानचित्रण करा गया है, वर्ष 2030 तक पृथ्वी के संपूर्ण महासागरीय तल का मानचित्रण करने का एक वैश्विक पहल है, उसका एक हिस्सा है। देखिए ये भाग आप देख रहे हैं, ये थोड़ा पिंक सा भाग, ये पूरा का पूरा है जीलैंडिया। ये सब भाग जलमग्न है। बस इसमें ये न्यूजीलैंड वाला भाग जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं, ये न्यू कैलिडोनिया, ये केवल 4% भाग ऐसा है जो जल के बाहर है। देखते हैं आंसर क्या होगा। 8वें महाद्वीप के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है जीलैंडिया का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कभी कभी टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? चीन, इजराइल, इराक, यमन। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को एक ऐतिहासिक मोड़ पर बताया और कहा कि इजराइल वेस्ट बैंक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये उसका राज्य हरण कर रहा है। राज्य हरण क्या है इसको अभी देखेंगे। और उन्होंने कहा कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्य पूर्व चतुष्टय के माध्यम से मध्यस्थता करानी चाहिए और इसका शांतिपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। तो ये भी टर्म हम समझ लेंगे, मध्य पूर्व चतुष्टय, इसमें कौन कौन शामिल है, ये भी प्रीलिम्स के लिए काम का हो सकता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र, इनको शामिल किया जाता है। देखिए राज्य हरण क्या है? किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र पर जबरन कब्जा। यहाँ राज्य का अर्थ है देश। किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर जबरन कब्जा राज्य हरण या एनेक्सेशन कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी है। अगर इजराइल ने कोई कानून बनाया और उसके माध्यम से वेस्ट बैंक का क्षेत्र कब्जे में कर लिया, तो इजराइल ये नहीं कह सकता कि ये कानून के माध्यम से कहा गया है, भले से उस देश का ऐसा कानून हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी माना जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी आबादी युक्त क्षेत्रों के राज्य हरण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा जिनेवा सम्मेलन के उल्लंघन माना है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन है और जिनेवा सम्मेलन का भी उल्लंघन है। और साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा स्थापित किए गए युद्ध अथवा बलपूर्वक राज्य क्षेत्र अधिग्रहण को अमान्यता, मतलब अगर कोई इस प्रकार से किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा तो वो कब्जा अमान्य माना जाएगा, उस नियम का भी ये उल्लंघन। टू स्टेट थ्योरी इजराइल के संदर्भ में ही दी जाती है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को साथ साथ शांतिपूर्वक समझौते के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए, जिसके लिए टू स्टेट थ्योरी दी जाती है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन का संबंध किससे है? इजराइल से है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत की संसद ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा AFSPA अफस्पा ये कब पारित करा? फिर नागा क्लब का गठन, नागालैंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर और नागालैंड का गठन किस किस से? असम के नागा हिल्स और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इनसे कुछ कुछ क्षेत्र निकाल के नागालैंड का गठन। इन सबको हमें कालानुक्रमिक अनुक्रम में लगाना है। पहली घटना कौन सी हुई, उसके बाद फिर कौन सी हुई, इस तरह से। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है और फिर इसको करते हैं। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और वहां पे हो रहे उग्रवाद के प्रति चिंता व्यक्त की।
उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि सशस्त्र ग्रोहों द्वारा दिन प्रतिदिन संवैधानिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में वह यानी कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 371A 1V के तहत राज्य में संवैधानिक दायित्वों से दूर नहीं रह सकते। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल वहां पर राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसके तहत कानून और व्यवस्था संबंधित सभी मामलों पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाता है। जिस वजह से नागालैंड में उग्रवाद चर्चा में है, तो ये नागालैंड में उग्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वहां पे कब कब क्या क्या हुआ उसको दिया गया है। देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड को उग्रवाद का केंद्र बिंदु माना जाता है। कब से ये शुरू हुआ? तो अंग्रेजों ने 1826 में असम पर कब्जा किया। 1881 में नागा हिल्स पर भी कब्जा कर लिया। इसका पहला संकेत नागा विद्रोह का 1918 में मिला, जब नागा क्लब बनाया गया। नागा क्लब कब बना? 1918 में। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था ये क्लब के माध्यम से। फिर 1946 में अंगामी जापू फिजो, केवल फिजो याद रख सकते हैं, 1946 में फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल NNC का गठन हुआ और 14 अगस्त 1947 को इन्होंने नागा क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। भारत की आजादी के समय नागा नेशनल काउंसिल ने नागा क्षेत्र को, जो नागा हिल्स और आसपास का नागा क्षेत्र था, उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 1951 में इन्होंने एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें 99% वोट इनके समर्थन में ही रहे। 1952 को फिजो ने एक भूमिगत फेडरल गवर्नमेंट भी बना ली, एक फेडरल आर्मी भी बना ली और यहाँ पे उग्रवाद होने लगा। तो 1950 से उग्रवाद की शुरुआत मानी जाती है यहाँ। उस उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार ने 1958 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्का का निर्माण करा और इसको वहां पे लागू करा। 1963 में भारत सरकार ने नागालैंड राज्य का निर्माण करा। 1963 में नागालैंड अलग राज्य बन गया। 1975 में नागा नेशनल काउंसिल, जिसने उसकी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, अपनी अलग सरकार बनाई थी, अपनी सेना बनाई थी, इसने भारत सरकार के साथ शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत के संविधान को स्वीकार किया। विवाद यहीं समाप्त हो जाना था, लेकिन इस गुट के दो लोग इसाक मोइबा और खापलांग, इन दोनों ने शिलोंग समझौते को मानने से मना कर दिया और 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN को बनाया। तो NNC के साथ में तो विवाद समाप्त हो गया था, फिर क्या बन गया? NSCN। 1988 में इस गुट में आपस में ही झगड़ा हो गया और NSCN के दो भाग हो गए, NSCN IM इसाक मोइबा और NSCN खापलांग NSCN के। इसके पश्चात खापलांग की मृत्यु हो जाती है, ये वाला गुट कमजोर हो जाता है और ये वाला गुट अपना सशस्त्र विद्रोह जारी रखता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार को एक बड़ी सफलता मिलती है और NSCN IM ये इसाक मोइबा गुट भी भारत सरकार के साथ समझौता करता है, जिसे नागालैंड शांति समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत NSCN IM भी भारत के संविधान को स्वीकार करता है, पूर्ण संपूर्णता की अपनी मांग को छोड़ देता है और भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत ही अधिक स्वायत्त क्षेत्र चाहता है। 2015 में ये समझौता हो गया, लेकिन लागू नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये जो गुट है NSCN IM, इसके द्वारा नागालैंड में एक समानांतर प्रशासनिक अर्धसैनिक संरचना चलाई जा रही है, जिसे समाप्त नहीं करना चाहता। भारत सरकार चाहती है कि पहले इसे समाप्त कर दिया जाए, फिर इस नागालैंड शांति समझौते को वहां पे लागू करा जाए। एक दूसरी समस्या ये भी है कि ये गुट ग्रेटर नागालिम या ग्रेटर नागालैंड की बात करता है, जिसमें न केवल भारत का बल्कि इसके साथ ही म्यांमार का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। इस मैप में आप ये देख सकते हैं, ये शेडेड रीजन, ये ग्रेटर नागालैंड को दर्शा रहा है। जहां जहां भी नागा आबादी रहती है, उस सबको इसमें शामिल करा गया है। तो असम का कुछ भाग है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग है और ये कुछ भाग इसमें म्यांमार का भी है। देखिए, तो अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो पहले नागा क्लब का गठन हुआ था साइमन कमीशन का विरोध करते समय। फिर जब NNC बना और उसने अपनी सेना बना ली, अपनी सरकार बना ली, तब इस उग्रवाद को दबाने के लिए भारत की संसद ने सशस्त्र बल अधिनियम बनाया था। तो पहले 2, फिर 1, इसके बाद में
1963 में नागालैंड का गठन हो गया और अभी हाल ही में 2015 में ये समझौता हुआ, नागालैंड शांति समझौता। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो 2143 इसमें आ जाएगा बी में, राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्टार्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परियोजना सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है। इस परियोजना का उद्देश्य 6 भारतीय राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना है। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। तो स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये स्टार्स परियोजना है, विश्व बैंक के समर्थन से चलाई जा रही है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता के लिए नहीं, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। 6 राज्यों में चलाई जा रही है, इनके नाम भी आप याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और यह परियोजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुरूप है। अगर किसी को ये ना पता हो, 4 वाला पॉइंट पता हो कि सतत विकास लक्ष्य 4 शिक्षा से संबंधित है, तब भी इसको एलिमिनेट करके किया जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और लिस्ट यहाँ दी जा रही है, कुछ ज्यादा काम का नहीं है, इनको एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह परियोजना सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है, ठीक। इसका उद्देश्य 6 भारतीय राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता में सुधार लाना है, नहीं, ये गलत पूछा है। कौन से सही है, तब आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। इसी में सही नहीं है पूछा होता तब क्या हो जाता? केवल 2। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, हाल ही में मारीच शब्द चर्चा में रहा। यह है स्वदेशी लेजर प्रणाली, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, उन्नत टोरपीडो रक्षा प्रणाली, स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन। देखते हैं तो क्यों चर्चा में है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया गया। यह एक उन्नत टोरपीडो डेकोय प्रणाली है। इसका मतलब ये टोरपीडो को खोज सकती है और फिर उन्हें बेअसर कर सकती है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है, ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक उन्नत टोरपीडो डेकोय प्रणाली है मारीच। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, उन्नत टोरपीडो रक्षा प्रणाली। ये क्विज आपको पसंद आता है तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।